बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल। डेफिनेशन: अ कर्नल KXT is called the separable or degenerate kernel if it is equal to the function of the finite number of terms. Each term is the product of two functions. One is the function of x only and the other is the function of t only। यानी ये सीरीज़ होगी फंक्शंस की। इस तरह से सीरीज़ से क्या मुराद है? टर्म्स हैं और ऐड हो रही हैं। आप जानते हैं सीरीज़ क्या होती है, मुख्तलिफ टर्म्स हैं और हर टर्म जो है वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगी। उनमें से जो है वो एक फंक्शन जो है वो सिर्फ x का होगा, ये अभी ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, और दूसरा फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टी का होगा या वाई का होगा, आप जो भी उसमें ले सकते हैं। डेफिनेशन में एक्स और टी लिखा हुआ है तो टी ही रहने दें। मिसाल के तौर पे ये जी ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सीरीज़ लिखी हुई है KXT इज़ इक्वल टू समेशन I इज़ इक्वल टू 1 to n। और ये आप देखें कि जो टर्म है ith टर्म ये AIX और ये दूसरी टर्म जो है वो BIT है। प्रोडक्ट है AI और BI का, जबकि AI जो है वो x का फंक्शन है और जो BI है वो t का फंक्शन है। और आप इसको एक्सपेंड कर लें तो क्या होगा, इज़ इक्वल टू A1 B1 A2 B2 यानी प्लस होते जाएंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अप टू ये n तक जा रहा है तो AN BN। और इसमें ये जो A हैं सारे ये x के फंक्शन हैं और B जो हैं ये सारे t के फंक्शन हैं। और नीचे जो है ये एक जनरल सीरीज़ है, नीचे एक जो है वो एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है कि XT इज़ इक्वल टू XT स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आप इसमें देखें अगर उसके साथ कंपेयर करें ऊपर वाले के साथ तो आपको ये नज़र आएगा इसमें कि इस वाले सीरीज़ में, इस वाले कर्नल में दो टर्म्स हैं, सीक्वेंस की दो टर्म्स हैं। और इसमें जो अगर आप पहली टर्म को लें x और t स्क्वायर को, तो आप इसको लिख सकते हैं कि A1 और T1 A1 और B1। इसमें A1 जो है वो x हो जाएगा और B1 जो है वो t स्क्वायर है। और प्लस अगर आप इसको A2 और B2 लिखते हैं तो फिर इसमें जो है वो x स्क्वायर जो है वो A2 हो जाएगा और t जो है ये B2 हो जाएगा। ये समझाने के लिए तफसीली मैं चाह रहा हूँ कि कोई जो चीज़ है वो हिडन ना रह जाए। दूसरे आगे KXT दूसरी एक एग्जांपल भी है, sin x प्लस टी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो थ्योरी उसका फार्मूला लगाएं और इसको साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा वाली उसको यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर लें। और आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें भी सीरीज़ की दो टर्म्स हैं, पहले ये टर्म है प्लस फिर ये दूसरी टर्म है। तो पहले वाले को A1 कह दें, ये B1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। इसी तरह से cos x वाला है, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। आगे हमने इसको देखना है कि इसको जो सॉल्यूशन प्रोसीजर है इस तरह के अगर कर्नल जो है वो इस तरह का है तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें। लेट अस कंसीडर अ फ्रेडहोम सिस्टम कंसीडर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विच इज़ ऑफ द फॉर्म। ये फॉर्म हम शुरू दिन से ही हम इसको देखते हुए आ रहे हैं। लेट अस सपोज दैट KXT इज सेपरेबल आर डीजनरेट कर्नल। वही वाली बात कि ये डेफिनेशन जो है ये इसके ऊपर जो भी हमने ऊपर पढ़ी है ये उसके साथ ऊपर अब जो है वो अप्लाई की जा सकती है। ये जो है वो सीरीज़ सम की फॉर्म में लिखी हुई है और नीचे OR करके इसको जो है वो एक्सपेंड किया गया। ये बता भी दिया पहले कि इसको आप कह दें कि A1 B1 है और उसी तरह से A2 B2 है और आखिर में AN BN है। जबकि A जो है ये सारे x के फंक्शन है, साथ में लिखा हुआ भी है A1 ऑफ x।
और बी जो है वो सारे टी के फंक्शन है, जैसा कि लिखा हुआ है बी वन ऑफ टी। इसी तरह से दूसरा ए टू ऑफ एक्स, बी टू ऑफ टी, ए एन ऑफ एक्स और बी एन ऑफ टी। यूजिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन वी गेट। अब ये जो इसमें इक्वेशन टू में कर्नल की जो वो डेफिनेशन है सीरीज़ वाली टाइप में, अगर इस टाइप का है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको इसमें इस इक्वेशन में इस जगह पे जहाँ पे ये के अपीयर हो रहा है फ्रेडहोम इंटीग्रल में, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। जब आप इसको पुट कर देंगे तो फिर आप इसको लिखते भी जाएं साथ साथ, आप इसको नोट्स ज़रूर बनाएं। जब वो उसमें पुट कर देंगे तो ये आपके पास समेशन जो है वो वही कर्नल की जगह पे ये सीरीज़ जो है ये आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये जो इंटेग्रल है ये वाला इस इक्वेशन में ये इंटेग्रल है, ये कौन सा है टी वेरिएबल के तहत जो आप इस सारा जो भी कुछ है यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें ये जो ए आईज़ हैं ये एक्स के फंक्शन है, ये टी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि टी के लिहाज से ये कांस्टेंट है, और अगर टी के से ये डिपेंडेंट नहीं है टी के ऊपर और टी के लिहाज से कांस्टेंट है, तो फिर ये जो ए आईज़ हैं ये इंटीग्रल से बाहर निकल सकते हैं, बाहर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये समेशन ए आई एक्स आई सम, चूँकि वो इंडेक्सिंग है उसके साथ ए आई के साथ, लिहाजा समेशन को भी बाहर लिख दिया है, कोई मसला नहीं है। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इस सम को जो है वो इग्नोर करते हुए अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो हमने क्या किया है कि ये जो बी आई के साथ ए आई था उसको हमने बाहर लिख दिया। बाकी आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो वही चीज़ बनेगी जो हम सोच रहे हैं, वही होगी कि हर टर्म में से आप हर आयत टर्म यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सारी उन सब के क्या हैं एक्स वाली टर्म्स जो है वो इंटीग्रल से बाहर निकल जाएंगे। सीरीज़ है ना, ये एक टर्म नहीं है, ये आई वेरी करते हैं। आई को 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3, जैसे ऊपर किया है। तो इन सारी टर्म्स में जब आप एक्सपेंड इसको कर लेते हैं तो ए आई हर टर्म में इंटीग्रल से बाहर हम लिख सकते हैं। तो बाहर बाहर जब लिख दिया तो ठीक है, लिखा गया, और फिर इन सारों को जो है वो सम में जो है वो बंद कर दिया। अब अगले स्टेप पे क्या है कि ये जो इंटीग्रल है इतनी चीज़, इसको उसने सी आई का नाम दे दिया, इसके नीचे सी आई लिख भी दिया है। तो एक्चुअली ये नाम देने के लिए लिखा है, आप इसको ये ना समझे कि डिनोमिनेटर में सी आई लिखा हुआ है, इसको जो है वो नाम सी आई दे रहा है। अगर इसका नाम सी आई आपने रख दिया है तो फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन ये बन जाएगी फाई ऑफ एक्स, ये सारा ऐसे ही रहेगा और यहाँ तक ऐसे ही रहेगा, और जो ये वाली चीज़ है इसकी जगह पे आप सी आई रख दें तो आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। इसको यानी सी आई का नाम दे दें तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो यहाँ से वेयर सी आई ये जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। सी आई को क्यों कांस्टेंट कह रहा है यहाँ पे, वेयर सी आई इज़ कांस्टेंट, इसलिए कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ये फाई यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, और जो सी आई है वो टी का फंक्शन है। आप देखें ना ये सी आई कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सी आई इज इक्वल टू इंटेग्रल और ये टी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो लिहाजा ये टी का फंक्शन है। तो सी आई टी का फंक्शन है तो एक्स के लिहाज से फिर ये कांस्टेंट तस्वर होगा, इसलिए उसने सी आई को कांस्टेंट कहा है। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ फाई टी। अब ये इक्वेशन जो 3 है ये एक्स की फॉर्म में है, और अगर आप इसको फाई ऑफ टी अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप टी पुट कर देंगे तो ये फाई ऑफ टी बन जाएगा। फाई ऑफ टी हमें क्यों चाहिए, फाई ऑफ टी हमें इसलिए चाहिए कि ये जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, ये इसको मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ ये वाली, तो हमें जो है वो फाई ऑफ एक्स भी चाहिए ये लेफ़्ट हैंड साइड पे, और फाई ऑफ टी भी हमें चाहिए ये राइट हैंड साइड पे जो है ये फाई ऑफ टी मौजूद है। तो हमें ये फाई ऑफ टी चाहिए। इक्वेशन 1 में देख लें,
इक्वेशन वन जहाँ से हम ये चले हैं, फाई ऑफ एक्स, एक्सक्यूज़ मी, फाई ऑफ एक्स जो है ये मौजूद है और फाई ऑफ टी राइट साइड पे, ये डेफिनेशन है, ये हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो अब हम जो है वो हमारा जो ये कर्नल तो वही सीरीज़ वाला कर्नल हो गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें रह गया है वो ये है कि हम ये फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ टी जो है ये हम किस तरीके से बना पाएँ, बना के और उसको सॉल्व करने के काबिल भी हों। तो विच इज़ इक्वल टू, इसके बारे में कह रहा है कि अगर ये फाई ऑफ एक्स है तो यहाँ से हम फाई ऑफ टी बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो एक्स की जगह पे टी लिख दूँ तो ये फाई ऑफ टी बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई फाई ऑफ टी की। आप इसको कंपेयर कर लें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कंपेरेबल जो है वो व्यू में ले जाता हूँ कि कंपेयर आप इसको कर सकें। ठीक है, यहाँ पे सी आई लिखा हुआ है ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 4 में जो है वो सी के लिखा हुआ है। सिर्फ इंडेक्सिंग चेंज की है क्योंकि वो फंक्शन को ऊपर एक्स के लिहाज से इसको टी के लिहाज से किया है, तो इंडेक्सिंग चेंज कर दी है, स्टाइल चेंज कर दिया, बाकी चीज़ वही है। Putting the value of equation 3 and 4, value from equation 3 and 4 यानी फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ टी अब हमने बना लिए हैं। तो इनको फ्रेडहोम इक्वेशन 1 जो ऊपर थी उसमें इनको पुट कर दें। ये अभी मैं यहाँ पे आपको ये सर्कल अभी भी मौजूद है, ये मैं कह गया हूँ कि फाई ऑफ एक्स बना के यहाँ पे इस जगह पे पुट कर दें और फाई ऑफ टी जो इक्वेशन 1 में इसकी जगह पे पुट कर दें, और आगे जो है वो हम उसको देखते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये फाई ऑफ एक्स वाली आ गई, और राइट हैंड साइड जो है ये फाई ऑफ टी वाली आ गई। फाई ऑफ टी से मुराद ये है कि फाई ऑफ टी जो है वो इतने पोर्शन में पुट किया जा रहा है क्योंकि फाई ऑफ टी यहाँ पे अपीयर हो रहा था ऊपर, तो ये फाई ऑफ टी, बाकी ये फ्रेडहोम वो वाली जो डेफिनेशन है ये वही है। अच्छा, अब इसको सिंपलीफाई किया जा रहा है। सिंपलीफाई करने के लिए क्या है कि एफ़ ऑफ एक्स को जो है वो कैंसिल कर दिया है एफ़ ऑफ एक्स के साथ। जब ये कैंसिल हो जाए, इसके कैंसिल हो जाने के बाद फिर आप इसको मिटा दें, यानी यूँ समझ लें है ही नहीं। अगले स्टेप पे आप फिर यह है कि ये लैम्डा इधर प्रोडक्ट में मौजूद है और इधर भी लैम्डा जो है वो कोएफिशिएंट में मौजूद है, और आगे जो है ये सिंगल एक टर्म मौजूद है, तो इस लैम्डा को लेफ़्ट और राइट लैम्डा को जो है ये कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो 2 स्टेप में आपने इसको करना है ताकि ये किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। जब इसको आप कैंसिल कर देंगे तो फिर आपके पास जो है वो क्या बचेगा, एक स्टेप अगला भी उसने कर दिया, यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, यानी ये जो कर्नल है के टी जिसकी हमने सीरीज़ बनाई थी वो भी इसमें के की जगह पे जो है वो पुट कर दें। तो जब ये भी यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास ये अगले वाली इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। ये लेफ़्ट साइड मौजूद है, और राइट साइड पे ये सारी जो टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी। सिर्फ के की जगह पे जो वो सीरीज़ की शक्ल में लिखा हुआ था ए आई बी आई, ये वो वाली, ये देखें एफ टी और लैम्डा, ये जो भी वो फाई ऑफ टी ये था ये अपनी जगह पे मौजूद है। ये इंटेग्रल ऊपर वाले इक्वेशन में, ये मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ, इंटेग्रल ऊपर वाली इक्वेशन में मौजूद है, वो इंटेग्रल नीचे वाली इक्वेशन भी मौजूद है। तो के की जगह पे हमने क्या पुट करना है, समेशन ए आई और बी आई। अच्छा, और जब ये पुट कर देना है तो उसके साथ ही अगले स्टेप पे, ये स्टेप यहाँ पे शॉर्ट है, अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो समेशन ए आई है ये भी अंदर होगा इंटेग्रल के जब आप पुट कर रहे होंगे। तो अगले स्टेप पे जो है वो ये चूँकि इंटेग्रल जो है वो ये टी के लिहाज से कंप्यूट किया जा रहा है, तो ए आई जो है वो फंक्शन है एक्स के, तो इसलिए ये बाहर निकाल दिया है। जैसे पहले निकाला था उसी तरह से अब भी इसको जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे ये किया है
कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी एक टर्म मौजूद है और दूसरी प्लस के साथ ये दूसरी टर्म मौजूद है। इसको जो है ये अंदर एसोसिएट कर दिया, एक दफ़ा ये एफ ऑफ टी के साथ आ जाएगा और दूसरी दफ़ा जो है वो ये दूसरी टर्म के साथ भी जो है वो ये एसोसिएट हो जाएगा। तो इसको जो है वो आप देख लेंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है, फर्स्ट इंटेग्रल से मुराद ये है कि ये जिसको अंडरलाइन किया हुआ है इसको उन्होंने एफ आई का नाम दे दिया है, और ये जो दूसरे वाला है इसको उन्होंने किसका नाम दे दिया है, इसको उसको ए आई के का नाम दे दिया है। अब जाहिर है फिर नाम दिया है तो इसमें पुट कर दें, इसकी जगह पे, इस इंटेग्रल की जगह पे आप एफ आई लिख दें और इस इंटेग्रल की जगह पे आप ए आई के लिख दें। जब ये लिख देंगे तो आपके पास जो है वो नीचे ये इक्वेशन बन गई। एफ आई, यहाँ पे एफ आई रख दिया है और यहाँ पे ए आई के रख दिया। ए आई के जितनी जगह पे रखना था आपने, यानी जितनी उसने डेफिनेशन बनाई है ए आई के की, ये इंटेग्रल के बाद वाली चीज़ को, यानी इतनी चीज़ को ए आई के का नाम दिया। तो सिर्फ इतनी जगह पे आपने ए आई के लिखना है, बाकी ये अपनी जगह पे आएगा। ये एफ आई, यहाँ पे एफ आई लिखेंगे, ये भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। यानी एक समेशन आपका ये बाहर वाला होगा, एक समेशन आपका ये अंदर वाला भी जो है वो मौजूद रहेगा। राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, एक समेशन ये वाला है, एक समेशन ये वाला है। ये सिर्फ वजाहत के लिए है, वरना ज़ाहिर चीज़ें आपके सामने है। सिंप्लीफाई करना है जस्ट, कोई इसमें बहुत कोई एक्सटेंसिव किस्म की चीज़ नहीं है समझाने की। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब ये सारी जो चीज़ है राइट हैंड साइड वाले, इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए तो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो रह जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास एक स्टेप आप इसमें परफॉर्म करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ए आई जो है वो इस टर्म में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो इसको कॉमन ले जाएंगे, कॉमन ले जाएंगे और समेशन के साथ अगर वो जा रहा है तो समेशन को भी कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद वो कहता है सिंस ए आई एक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सो द अबव इक्वेशन बिकम्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट का आपको पता है कि आपके पास कुछ कोई वेक्टर है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है। ये डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको पता है कि लीनियर कम्बिनेशन लें और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें, यानी ए आई, ये जो ए आई एक्स है इनका लीनियर कम्बिनेशन लें। अगर हम इसको जो है वो फंक्शंस के तौर पे ले रहे हैं तो उनके जो ये आपको आइडिया होगा, मिसाल के तौर पे a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू a n v n, आपके पास ये लीनियर कम्बिनेशन और आप ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो फिर ये v1 v2 वेक्टर्स जो हैं ये ज़ीरो नहीं होते, बल्कि कोफिशेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं। a1 a2 a3 ये ज़ीरो हो जाते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो ए आई एक्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ए आई एक्स आई, तो फिर जो दूसरी चीज़ इसके साथ मौजूद है वो उसका कोफिशेंट तस्वर होगी और फिर ये ज़ीरो होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये ज़ीरो होंगे, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो एटलीस्ट वन इनमें से नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन चूँकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर यही जो मैंने सर्कल की है चीज़, ये क्या होंगे, ये कोफिशेंट्स ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और आप ये देख लें कि इसी चीज़ को ही नीचे ज़ीरो लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे इसको रीअरेंज कर लिया, एफ आई को दूसरी साइड पे ले गए हैं, इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया इसे। अच्छा, अब
यहाँ पे आके ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको एक्सपेंड किया है। आई इज इक्वल टू 1 के लिए, आई इज इक्वल टू 2 के लिए, आई इज इक्वल टू 3 के लिए। आप इसको सम भी आप इसका ओपन कर लें। पहले आप इसका जो है वो सम ओपन कर लें इस सीरीज़ का। ये जो इक्वेशन नंबर 6 में सीरीज़ मौजूद है, दोबारा मैं इसको करता हूँ। इक्वेशन नंबर 6 में जो सीरीज़ मौजूद है के इंडेक्स के साथ है, के इज़ इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। पहले ये सम एक्सपेंड कर लें, पहले ये सम एक्सपेंड कर लें। जब ये सम एक्सपेंड करेंगे तो ये इसकी एक्सपेंशन यहाँ पे दी हुई भी है, ये इसकी एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये इसकी एक्सपेंशन है, ये यहाँ पे आप लिख लें, इस जगह पे आप इसको लिख लें। और बाकी ये जो सी आई है और ए आई है इस टर्म में और एफ आई है ये ऐसे। अब ये आई इज इक्वल टू 1 2 3 इसमें पुट करना शुरू कर दें। तो जब आई इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। आई इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें जो के आप के आपका अब सेम हो जाएगा, ये सब में के वाली ये जो समेशन वाला ये सेम हो जाएगा और ये सेम होना ही चाहिए। अभी आपको बताया ये पहले वैल्यू पुट कर लेंगे, ये सम वाली इस सम को जो है वो इस सम को पहले एक्सपेंड कर लेंगे तो ये तो फिक्स हो जाएगा ना वैल्यू। आई को फिर वेरी करेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशंस बनती जाएंगी। तो पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई, सॉरी दूसरी इक्वेशन बन गई, फिर तीसरी इक्वेशन बन गई, इस तरह से nth इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लेंगे। ओ आर आर ये लिखा हुआ है, ओ आर आर, थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो है वो नई शक्ल बन जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन, और इस तरह से चलते चले जाएं डाउनवर्ड तो ये आपकी nth इक्वेशन है। यहाँ पे आके अब आप इसको अगर मैट्रिक्स की शक्ल में लिखें इन सारी इक्वेशंस को, आप ये मैट्रिक्स से लिखते आ रहे हैं, मैट्रिक्स की शक्ल में आप ये इसको लिख सकते हैं। ये जो C1 है ये और ये C2 है, एक्सक्यूज़ मी, और अप टू CN आप देखें ये सारी इसमें आ रही है, सारे इक्वेशंस में आ रही है। C1 C2 अप टू CN ये सारी इक्वेशंस में मौजूद है। तो ये कॉलम वेक्टर के तौर पे आप इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी आप यहाँ से C1 C2 इस पूरे उसमें से हटा देंगे और बाकी चीज़ें रहने देंगे, और इधर जो है वो रो वेक्टर आ जाएगा C1 C2 अप टू CN, और फिर आप उनको प्रोडक्ट लेंगे तो वापस वो वही हो जाएंगे। यानी ये इक्वेशंस की शक्ल में लिखी हुई है, जैसे हम लिखते हैं इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में लिखने से, मैट्रिक्स से हम करते आ रहे हैं इसको। तो मैट्रिक्स की अगर आप शक्ल में लिखना चाहेंगे तो C1 C2 C3 सारी इक्वेशन में से वो बाहर इसमें निकल जाएंगे, वेक्टर की शक्ल में निकल जाएंगे, और बाकी जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बचेगी वो यही होगी जो ये नीचे नज़र आ रही है, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ पे फिर उन्होंने इसका डिटर्मिनेंट लिया है, पहले ये मैट्रिक्स बनेगी और फिर यहाँ पे उसका क्या ले लिया उन्होंने, अगर डिटर्मिनेंट ले लिया तो उसको उन्होंने डी ऑफ लेमडा का नाम दे दिया, इसको इन्होंने डी ऑफ लेमडा का नाम दे दिया। अभी आप यहाँ से चेक कर लें, ये जो मैट्रिसेस की शक्ल की मैं बात कर रहा था ये यहाँ से चेक कर लें, नो प्रॉब्लम, सिंपल है। आप इसको मैट्रिक्स के तौर पर तस्वर करें, इसको यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे आप लगाएं C1 C2 अप टू CN, और जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे मैट्रिसेस की तो प्रोडक्ट आपको लेना आती है, फर्स्ट रो इधर से कॉलम, प्रोडक्ट लें, पहली टर्म पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ, और सारी टर्म्स को ऐड जब आप करेंगे तो ये ऊपर वाला ये जो सिस्टम अभी हमने ये बनाया था ORR वाला ये आ जाता है। देखो वो चीज़ नहीं है जो आपके लिए अननोन है, तो यहाँ से ये भी जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब डी ऑफ लेमडा इज़ नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू ज़ीरो,
ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इफ़ डी ऑफ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 इन दोनों की जो बात कर रहा है वो कहता है कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, इक्वेशन 1 को और 6 को देखने। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कहता है कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। और एक डेफिनेशन भी देख लें। इफ़ डी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो देन लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल इक्वेशन। ये डी ऑफ लैम्डा क्या है, या भी ये जो डिटर्मिनेंट ये हमने किया है वो कहता है कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर लैम्डा जो है वो क्या है, इस डी मैट्रिक्स की जो है वो क्या है, यानी इस सिस्टम की जो है वो क्या है, आइगन वैल्यू है। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, सॉरी इंटेग्रल इक्वेशन की जो ये क्या है, आइगन वैल्यू है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।